आपराधिक मामले में कोर्ट की प्रक्रिया और सिविल मामले में कोर्ट की प्रक्रिया। आपराधिक मामले में कोर्ट की प्रक्रिया, सिविल मामले में कोर्ट की प्रक्रिया। आपराधिक मामले में कोर्ट की प्रक्रिया, जब कभी कोई अपराध घटित होता है तो वो समाज के विरुद्ध घटित होता है, और समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की, क्योंकि हमारे यहाँ लोक कल्याणकारी सरकार है। तो जब कभी कोई आपराधिक प्रक्रिया होगी तो एक तरफ अपराध करने वाला व्यक्ति होगा अपराधी, और दूसरी तरफ इसको सजा दिलाने के लिए जो व्यक्ति होगा वो होगी सरकार। जब सरकार अपनी तरफ से अपनी सारी मशीनरी, सरकारी वकील, लोक अभियोजक जिसके नाम से अपन जानते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, और पूरी सरकारी पुलिस मशीनरी, सारी चीज़ें काम में लगा देते हैं इस अपराधी के खिलाफ इसके अपराध को साबित करने में, अपराध को साबित करने में। क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन जुडिशरी का ये प्रिंसिपल है कि जब कभी इस अपराधी व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, तो कोर्ट इस अपराधी व्यक्ति के इनोसेंट होने की प्रिजम्पशन करती है। इनोसेंट का मतलब उसके निर्दोष होने की अवधारणा करती है, और ये बात कहती है कि जब तक कि ये सरकारी मशीनरी जिसके हाथ में सारे सबूत और गवाहों को अपने हाथ में लाकर इस व्यक्ति के विरुद्ध संदेह के परे साबित कर देने की शक्ति है, तो जब तक कि संदेह के परे इस व्यक्ति के विरुद्ध पूरी सरकारी मशीनरी कोर्ट के सामने साबित नहीं कर देती, इस व्यक्ति को इनोसेंट समझा जाता है। तो आपराधिक प्रक्रिया में, आपराधिक मामलों में कोर्ट के द्वारा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की व्यवस्था, या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के प्रिंसिपल को जब तक कि रीजनेबल डाउट के प्रिंसिपल को जब तक साबित नहीं कर दिया जाता, जब तक अपराधी व्यक्ति को कोर्ट इनोसेंट समझती है। और इनोसेंट समझने के बाद, इनोसेंट समझने तक जब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सरकारी अधिकारी या सरकारी पुलिस उसको साबित कर देते हैं, तब कोर्ट अपराधी व्यक्ति से डिमांड करता है, अपराधी व्यक्ति से ये कहता है कि बताओ अब आपको आपके अगेंस्ट कुछ कहना है क्या। फिर ये अपराधी व्यक्ति अपने खिलाफ डिफेंस में स्वयं के पक्ष में अपने खुद के वकील के द्वारा पैरवी करवा के अपनी बात रखता है, और जब सबूतों और साक्ष्य और गवाहों के मद्देनजर देखते हुए जिसका पलड़ा भारी होता है डिफेंस में, यदि एक्यूज्ड व्यक्ति अपने पक्ष में अपनी बात को साबित कर देता है तो डिफेंस में इस एक्यूज्ड व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया जाएगा, और यदि ये उसे साबित नहीं कर पाता तो इसको दंड की सजा का प्रावधान दे दिया जाता है। और इसी तरह से हम देखें दोस्तों, स्टूडेंट्स, सिविल प्रक्रिया में जो कोर्ट के सामने जो दो पार्टी होती है, वो कोर्ट में दोनों सिविल पार्टी होती है, पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2। ये दोनों वो व्यक्ति होते हैं जो अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। ये एक आम आदमी भी हो सकते हैं, एक तरफ सरकार भी हो सकती है, एक तरफ दूसरी सरकार भी हो सकती है, आम आदमी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, पार्टी, फर्म, कुछ भी हो सकते हैं। ये दोनों अपने अपने अधिकारों के लिए कोर्ट के सामने आते हैं। ये अपनी तरफ से किसी वकील को हायर करता है, या अपनी तरफ से किसी वकील को हायर करते हैं, लेकिन याद रखना सिविल मामले में कोई भी आदमी अपनी खुद की पैरवी स्वयं कर सकता है। और रूल ऑफ प्रीपोंडरेंस के तहत, रूल ऑफ प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है, रूल ऑफ प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है कि इन दोनों में से जो कोई भी आदमी दस्तावेज और गवाहों के दस्तावेज और साक्ष्यों को देखते हुए 50% से ज़्यादा किसी भी बात को अपने पक्ष में प्रूफ कर देता है, तो कोर्ट उसकी तरफ अपना फैसला, और जो ऐसा प्रूफ नहीं कर पाता उसके खिलाफ फैसला कर देता है। तो ये तो हुई प्रक्रियाएं आपराधिक मामले की और सिविल मामले की प्रक्रियाएं। अब प्रक्रियाओं को करने के लिए कोर्ट कौन कौन सी होती है ये देखते हैं। आपराधिक मामले में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का आपराधिक मामले में नहीं होता, अपीलेंट जुरिस्डिक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट के साथ हर राज्य में सुप्रीम कोर्ट के साथ काम करने के लिए हाई कोर्ट्स होती हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, हर राज्य में अलग अलग होती।
जैसे कि हम देखते हैं कि जब कभी किसी राज्य का क्षेत्राधिकार कम होता है तो एक हाईकोर्ट को 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्राधिकार को दे दिया जाता है। जैसे कि गोवा का हाईकोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो महाराष्ट्र हाईकोर्ट को लगता है, मुंबई हाईकोर्ट को लगता है। अब हर हाईकोर्ट के साथ जिस किसी भी राज्य में जितने भी जिले होते हैं उन सब जिलों में एक एक, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपराधिक मामलों में, है ना, आपराधिक मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कहते हैं सेशन कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन को कहते हैं सत्र न्यायालय। याद रखना दोस्तों कि ये कोर्ट ऑफ सेशन है, इसी को हम डीजे कोर्ट कहते हैं और इसी को हम कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट कहते हैं। तो आप लोगों ने कभी अपनी कोर्ट परिसर में कभी गए होंगे तो वहाँ लिखा हुआ होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। इसका मतलब होता है कि न्यायालय तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, जब भी कभी कोई आदमी वो जो जैसा सिविल मामलों में सुनवाई करते हैं तो उनको जिला न्यायालय कहते हैं, और जब वही जज साहब जब क्रिमिनल मामलों में सुनवाई करते हैं तो उनको सत्र न्यायालय कहते हैं। तो इनको सम्मिलित रूप से हो गया जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट। तो हर राज्य में जितने जिले होते हैं उन जिलों के हेडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। याद रखना हमारे यहाँ राजस्थान में 33 ज़िले हैं और 33 के 33 ज़िलों में हेडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। 3 जिले आज के टाइम में तो 2 जिले ही ऐसे हैं जिनमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं है। वो कौन कौन से जिले हैं? एक तो है नागौर, जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो नागौर है, लेकिन मेड़ता सिटी में उसका डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट स्थापित है। और दूसरा है बाड़मेर जिला, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बाड़मेर है, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय बाड़मेर में नहीं होकर बालोतरा में है। इससे पहले चित्तौड़गढ़ की भी सेशन कोर्ट प्रतापगढ़ में हुआ करती थी, प्रतापगढ़। लेकिन जब से प्रतापगढ़ को अलग जिला बना दिया हमने, तब तो उसके बाद में प्रतापगढ़ की अलग कोर्ट होगी, चित्तौड़गढ़ की अलग कोर्ट की होगी। और आज की हम जब बात करते हैं तो आज के टाइम में नागौर और बाड़मेर ही 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उनके कोर्ट्स नहीं है, उनकी तहसीलों पर हैं। आगे बात करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के साथ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज के साथ कार्य करने के लिए एडीजे होते हैं जो इनके अतिरिक्त होते हैं। एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। और इन डीजे के असिस्टेंट में जो जज साहब होते हैं उनको हम कहते हैं एएसडीजे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जिस हायरार्की के जज साहब होते हैं उनको हम कहते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे जो हायरार्की में होते हैं उनको हम कहते हैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे जो कोर्ट होती है उनको हम कहते हैं सिविल जज, सिविल जज। और इसी रैंक में जो सबसे नीचे जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स होती है उसको कहते हैं सिविल जज मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, देखना स्टूडेंट्स, ये जो सिविल जज होता है यही सिविल जज होता है और इन्हीं को ही मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, मजिस्ट्रेट साहब। जब कभी यही आदमी आपराधिक मामलों की सुनवाई करते तो इनको कहते हैं मजिस्ट्रेट, और जब यही सिविल मामलों की सुनवाई करते तो इनको कहते हैं जज। इसी तरह से एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डीजे, और डीजे के ऊपर हाई कोर्ट्स। ठीक है, अब इनका देखते हैं ये कौन कौन सी सुनवाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विधि के द्वारा स्थापित हर सजा दे सकते हैं, विधि द्वारा स्थापित हर सजा दे सकते हैं। मगर याद रखें, जब डिस्ट्रिक्ट जज मतलब सेशन कोर्ट जब लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं डेथ सेंटेंस देता है तो ऐसे डेथ सेंटेंस दिए जाने के बाद ऐसे डेथ सेंटेंस के आदेश की ऐसे डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट से परमिशन मिलना ज़रूरी है। यदि हाई कोर्ट यदि उसको मना कर देता है तो सेशन कोर्ट के द्वारा दी गई डेथ सेंटेंस को हम एनफोर्स नहीं कर पाएंगे, बाकी ये सज़ा सब दे सकता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट की दोनों की पावर सेम होती है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों की पावर सेम होती है, बराबर सज़ा दे सकते हैं।
असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज क्या करते हैं? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और कितना भी जुर्माना इम्पोज कर सकते हैं। सीजेएम 7 वर्ष तक की अपराधों की सज़ा की सुनवाई कर अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा दे सकते हैं और अनलिमिटेड जुर्माना दे सकते हैं। एसीजेएम और सीजेएम की सेम पावर होती है। और मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सिविल जज रैंक में 2 तरह के होते हैं। सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय। जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 वर्ष तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना। इस जुर्माने की सज़ा को बढ़ा के, इन जुर्माने में जो रुपयों की संख्या को बढ़ाकर अमेंडमेंट करके थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इसी तरह की बात करें तो सिविल कोर्ट्स में क्या होता है? सिविल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबसे पहले तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ में सिविल जज सीनियर और सिविल जज जूनियर। और इन सभी जजों को इनके क्षेत्राधिकार के संबंध में अलग अलग शक्तियां दे रखी होती है कि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई सिविल जज कितने रुपए तक की सज़ा का जुर्माना दे सकता है और किन किन बातों के बारे में सुनवाई कर सकता है। अमूमन हम देखते हैं कि सिविल कोर्ट्स की सुनवाई के बारे में अलग अलग क्षेत्राधिकार के संबंध में कोर्ट्स बनाए हुए होते हैं। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट जुरिस्डिक्शन, एरिया जुरिस्डिक्शन। अब पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का मतलब जिन कोर्ट्स को डिफाइन पैसों के संबंध में कर रखा होता है कि ये कोर्ट्स इतने इतने रुपए तक के मामले की सुनवाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स, जिन कोर्ट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स के आधार पर, जैसे कि फैमिली मैटर्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इसके अलावा जितने भी हम दूसरे सब्जेक्ट्स मैटर्स पे देखते हैं, लेबर कोड्स एटसेट्रा, सब्जेक्ट्स के आधार पर जब हमने डिवाइड कर रखा होता है। और एरिया के आधार पर कि जिस किसी भी एरिया में जब किसी प्रकार के अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस अधिकार के उल्लंघन के अंदर दावे की सुनवाई करने के लिए वो कोर्ट सुनेगा जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार, जिस क्षेत्राधिकार में वो वाली कोर्ट स्थापित है। तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि हम पाली में यदि हमारा कोई दावा हुआ है, हमारे अधिकारों को उल्लंघन हुआ है और हम जोधपुर की कोर्ट में जाकर हमारा दावा कर रहे हैं। जहाँ क्षेत्राधिकार उत्पन्न होता है वहाँ की क्षेत्राधिकार वाली कोर्ट ही उस मामले को सुनती है। तो इस बारे में, इस संबंध में सिविल न्यायालय में इस प्रकार की कोर्ट की स्थापना कर रखी है।